मोदी जी की खासियत रही है कि वो तुकबंदी से सरकार चलाना चाहते हैं। उधर से गोली चलेगी तो इधर से गोला चलेगा कि मोदी जी का डंका बज रहा है विश्व में। लेकिन इस मुद्दे पर एक भी दूसरा देश हमारे साथ खड़ा नजर नहीं आया। दूसरी बात की ये जो जंग हुई पाकिस्तान के साथ, इसमें टर्की, तुर्की, अजरबैजान, इस तरह के देश पाकिस्तान के साथ साफ खड़े नजर आए। चीन का समर्थन बिल्कुल स्पष्ट था पाकिस्तान को। भारत के साथ कौन खड़ा हुआ? हमारे विदेश सचिव इतने काबिल ऑफिसर हैं। कितने शर्म की बात है देशवासी के नाते कि इस तरह की भद्दी भद्दी गालियां उनको दी गई सोशल मीडिया में, और एक के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, एक का अकाउंट नहीं बंद हुआ है। ये सरकार कर क्या रही है? ये ट्रोल्स कौन है? ये ट्रोल आर्मी, ये भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी। जिस तरह मोदी जी एक्टिव रहे हैं फॉरेन पॉलिसी में, जिस तरह उन्होंने विदेश मंत्रालय की भूमिका को गौण कर दिया अपने 10-11 साल में, उसके बाद यही नतीजा निकला कि हम अकेले अलग थलग पड़े हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये मैं मानता हूं कि बहुत ही गंभीर मसला है जिस पर देश को चिंतन करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, एक बड़ी मशहूर कहावत है, मुहावरा है कि चौबे जी चले थे छब्बे बनने और दुबे जी बनकर लौटे। मैं किस संदर्भ में ये बात कर रहा हूं, मेरा मंतव्य क्या है, इसे आप समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे, ठीक पहचान रहे हैं। मैं बात भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम को लेकर जो हालात देश के बने हैं या जिस तरीके के सवाल हो रहे हैं, उसी संदर्भ में कर रहा हूं। और ज्ञात है देश को कि 22 अप्रैल को पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुआ था, और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ताकत के साथ कहा था। हालांकि वे अब सीधे जो बात किया करते हैं, जो जनता के बीच आया करते थे, वैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन हाँ, उन्होंने बिहार के मधुबनी में जो एक चुनावी सभा थी वहां से, फिर उसके बाद मन की बात में दोहराया था अपना संकल्प की कल्पना से परे सजा हम जो ये आतंकवाद को कहीं पोषित करते हैं, पल्लवित करते हैं उन्हें, और जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया उन्हें दी जाएगी। अब हुआ भी 7 मई को जो भारतीय सेना ने अपने पराक्रम का परिचय दिया और जो हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसने देश को बहुत कुछ, एक जो उबल रहा था उस उबाल में कहीं ना कहीं थोड़ी सी ढांढस बंधाई। लेकिन अनायास 10 मई को जो कुछ हुआ, उसके बाद न केवल देश बल्कि दुनिया में जो भारतीय बसे हुए हैं उनके मन में भी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं कि जो समझ से परे हो रहे हैं कि आखिर, और उसमें सबसे खास बात यह रही कि जो ये संघर्ष विराम हुआ, इसकी सूचना यदि कहीं से मिली तो वो मिली अमेरिका से। अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक एक्स किया, और उस एक्स में ये पता चला कि संघर्ष विराम के लिए भारत तैयार हो गया। और उसके कुछ देर बाद भारत ने भी ये घोषणा कर दी कि जो है युद्ध की जो स्थिति है, जो हालात हैं, वो अब फिलहाल में रोक दिए जा रहे हैं। सारी स्थितियां देश के सामने हैं। और उसके बाद जैसा मैंने कहा कि जो बहुत सारे प्रश्न हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मित्र माय डियर ट्रंप, उनकी ओर से निकला। और इसके बाद बहुत सारी बातें हो रही। 36 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अलग अलग सिलसिला चल रहा है, उच्च स्तरीय बैठकें चल रही हैं और तमाम बातें हो रही हैं। हमारे जो सेना के तीनों अंग हैं, उनके प्रवक्तागण भी देश के सामने आए थे, उन्होंने बहुत सारी बातें रखी है। लेकिन हम ये देख क्या पा रहे हैं कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर थोड़ा सा अवसाद नजर आ रहा है। और अब ये भी शुरू हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा ऐसे मसले, ऐसे मुद्दों पर पीछे नहीं रहती है, तो अब वो देश के सामने आ चुकी है और उसने अब शुरुआत कर दी है। अपना जो इसके पीछे का सिलसिला होता है उसका आरंभ हो गया है। तो जो पूरी स्थितियां हैं, पूरे हालात हैं, बहुत सारे सवाल हैं। तो ऐसे जो चाहे वो भारत की जनता चाहती थी कि इस बार अब कम से कम इतना माकूल उत्तर दे दिया जाए पाकिस्तान को कि वो फिर ऐसे हालात पैदा करने की हिमाकत करने के पहले बहुत बार सोचे।
तो वो सारे प्रश्न, मीडिया के सवाल, हमें अभी सरकार की ओर से तो जवाब नहीं मिले हैं। प्रधानमंत्री जी अभी तक सामने नहीं आए हैं, देश के रक्षा मंत्री जी ने बात नहीं की है प्रेस से, या जो विदेश मंत्री जी हैं वे प्रकट नहीं हुए, केंद्रीय गृह मंत्री जी सामने नहीं आए। तो तमाम जो प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्नों के कुछ जो हम निरंतर मीमांसा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उस सिलसिले में चलेंगे एक बहुत बहुत खास मेहमान के पास। पहले मैं जोड़ूंगा उन्हें, जुड़ गए हैं, पहचान गए होंगे, आप यशवंत सिन्हा साहब हैं, और आपके परिचय की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो एक औपचारिकता होती है, खासकर उन जो युवा हैं जो बीते 2014 के बाद और अब युवा अवस्था में पहुंचे हैं, जो यशवंत जी के बारे में बहुत तरीके से भिज्ञ ना हो, तो मैं बता दूं कि यशवंत सिन्हा साहब 1960 बैच के एक आईएएस अफसर से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था, और उसके बाद वे राजनीति में आए। 1984 में आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में विदेश मंत्री, आप वित्त मंत्री के तौर पर सेवारत रहे, और फिर कुछ हुआ उसके बाद उन्होंने बीजेपी से आपका अपना एक नाता तोड़ा, जैसे हालात बने। फिर कुछ समय टीएमसी में रहे, टीएमसी के बाद अब वे जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जो संविधान को बचाने की लड़ाई, और बीच में एक बार आप विपक्ष के जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी रहे। तो ऐसे सिन्हा साहब ने हमारे लिए समय निकाला है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा माननीय यशवंत सिन्हा साहब का। और दर्शकों पहले ये भी बता दूं कि ये जो बातचीत है थोड़ी सी लंबी होगी, बहुत सारे प्रश्न आपके मन के हैं, कुछ हमारे जो मन के सवाल हैं वो हम सिन्हा साहब से कुछ चाहेंगे कि उनसे जो हमें मिल सकता है, हासिल हो सकता है, क्योंकि आप देश के सरकार के बहुत प्रमुख अंगों में शुमार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबे वक्त तक काम किया, और बहुत ऐसे नेता हैं जिनका दीर्घ अनुभव है। मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हुए, यशवंत जी थोड़ी भूमिका लंबी हुई, लेकिन मैं यहीं से शुरुआत करना चाहूंगा कि जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है, खासकर सीज फायर के बाद जो 36 घंटे हो गए, और अब जो कुछ देश में चल रहा है, बहुत सारे सवाल है। बड़ी एक जो प्रश्न यही है कि क्या मजबूरियां इसके पीछे दिखती हैं, रही होंगी। ओपनिंग रिमार्क से शुरुआत करूंगा, यशवंत सर। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। परिचय के बारे में एक बात और जोड़ दूं, मैं शायद आप भूल गए कि मैं आईएएस में आने के पहले 2 साल शिक्षक भी था, कॉलेज में पढ़ाता था। तो वो वंस अ प्रोफेसर ऑलवेज अ प्रोफेसर, वो वाली जो बात है वो कुछ हद तक मेरे पर भी लागू होती है। लेकिन खैर, आपने जो प्रश्न किया तो उसके उत्तर में मैं कहना चाहूंगा आपसे कि इस बार जो है, भारत पाकिस्तान का इतिहास तो बहुत लंबा है, लेकिन इस बार कहाँ से शुरुआत हुई? इस बार शुरुआत हुई पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, जिसमें अनेक लोग मारे गए, और उसके बाद मोदी जी बिहार गए, मधुबनी की धरती पर खड़े होकर अंग्रेजी के 5 वाक्य बोले, दुनिया भर को संदेश दिया उन्होंने, और खुद उन्होंने कहा कि उनकी जमीन को मिट्टी में मिला देंगे, आतंकवादियों की बची खुची जमीन को मिट्टी में मिला देंगे। अब देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह का वक्तव्य देता है तो जाहिर है कि उसने सारे जो इनपुट है उसको ध्यान में रखकर, उसका एनालिसिस करके, उनको समझकर उन्होंने ये बयान दिया। और बयान दे उनका सुनने के लिए पूरा देश इंतजार कर रहा था। ये दूसरी बात है कि उसी दिन मीटिंग होनी थी, हुई विपक्षी दलों की, उसमें मोदी जी नहीं रहे। शायद उसमें रह के ये बयान देते और सारा विपक्ष उनके साथ खड़ा दिखता तो इसका दूसरा असर पड़ता। लेकिन छोड़िए उस बात को। अब उसके बाद देश इंतजार करता रहा कि एक्शन कब होगा, और एक दिन अचानक हमने सुना, और सब देश सुनकर बहुत खुश हुआ, बहुत संतोष हुआ हम सबको, कि भारत की सेना को, जिसको मोदी जी ने खुली छूट दे दी है, उसने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला करके उनको ध्वस्त कर दिया। फिर ये जंग 4 दिन चली, मैं 4 दिन दोनों तरफ से जो असला बारूद हम एक दूसरे के ऊपर फेंक सकते थे, हमने फेंका। ये दूसरी बात है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को छोड़कर थल सेना की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन जो सबसे
अजीब बात लगी, क्योंकि मैं उस दिन टीवी देख रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि पल पल की खबर से मैं वाकिफ रहूं। तो अचानक मैंने देखा कि ट्रम्प साहब का ट्वीट आ गया कि सीज फायर हो गया, और उसके बाद हम बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए कि आखिर ये हुआ क्या। ये नहीं कि सीज फायर हो गया, उससे हम चकित नहीं हुए, इस बात से चकित हुए कि ये घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प साहब ने किया, डोनाल्ड ट्रम्प ने किया, जिसको अहमदाबाद में आपको याद होगा मोदी जी ने कहा था कि आई नाउ इंट्रोड्यूस टू यू माय फ्रेंड द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प। ये कहा था ना, नाम का भी प्रोनाउंसिएशन गलत किया। उसके बाद हाउडी मोदी में कैसे वो साथ साथ घूमे, मतलब ट्रम्प उनके बडी हैं, उनके नजदीकी मित्रों में है, ये सारी दुनिया के सामने साबित हो गया। और उस ट्रम्प ने एन मौके पर धोखा दे दिया, और मोदी जी को जो ट्वीट करना था वो ट्रम्प ने ट्वीट कर दिया। और उस ट्वीट के साथ बात नहीं रुकी, बात यहां तक हुई कि उनके जो ट्रम्प के जो दूसरे कैबिनेट कॉलीग्स हैं, उन लोगों ने यहां तक कहा कि अब एक न्यूट्रल स्थान पर भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत होगी और हम कश्मीर के मसले को सुलझाएंगे। और ट्रम्प ने फिर ट्वीट करके कहा कि 1500 साल से यह मसला चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, इतिहास का इतना ज्ञान उनको है, 1500 साल से चल रहा है और हम इस मसले को सॉल्व करेंगे। अब कल को अगर अमेरिका कहता है, ट्रम्प कहते हैं कि मोदी जी पेश हो, नवाज वो शहबाज शरीफ पेश हो और हम तुमसे कश्मीर के मसले पर बात करना चाहते हैं, तो भारत क्या करेगा? भारत की तरफ से एक कमजोर सा बयान आ जाया है कि नहीं, हम जो पूर्व की लाइन है जिस पर देश चला है 1972 से, उसी पर कायम है, और तीसरे पार्टी का इसमें हस्तक्षेप हमें स्वीकार्य नहीं है। अब देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिसमें कुछ भी प्रिडिक्ट करना, भविष्यवाणी करना बड़ा मुश्किल है। तो अचानक जो मुद्दा था, दो तीन चीजें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर एक, भारत और पाकिस्तान का हाइफेनेशन हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं 6 वर्षों तक अटल जी की सरकार में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का मेंबर था, और लगातार हमारा प्रयास यही था कि भारत और पाकिस्तान का हाइफेनेशन नहीं होना चाहिए, भारत और पाकिस्तान को दुनिया के देश एक करके नहीं देखें। और मुझे याद है कि मैंने एक दफा CII का फंक्शन था या कोई इस तरह का फंक्शन था, जिसमें खड़े होकर मैंने अपने पब्लिक भाषण में कहा कि आई फील डिमिनिश्ड इफ इंडिया इज कंपेयर टू पाकिस्तान। एज एन इंडियन आई फील डिमिनिश्ड। कहां इंडिया, कहां पाकिस्तान? लेकिन आज हम दोनों हाइफेनेट हो गए, फिर एक बार जुड़ गए। दूसरी बात, तीसरे देश का हस्तक्षेप हो गया, जो 1972 के शिमला समझौते के बाद जिस पर एक तरह से बैन लगा हुआ था। तीसरी बात कि जंग हुई और जंग के सीजफायर का ऐलान ट्रम्प के द्वारा किया गया, उसके बाद पाकिस्तान के द्वारा किया गया, और उसके बाद तब थर्ड में इंडिया के द्वारा किया गया। ये हुआ। और आप देखिए हमारे विदेश सचिव इतने काबिल ऑफिसर हैं, तभी तो यहाँ पहुंचे विदेश सचिव के पद पर, और वो अपने सरकारी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे। जब वो आए मीडिया के सामने, उन्होंने घोषणा की कि सीज फायर हो गया, और उसके बाद ट्रोल्स ने कितना ट्रोल किया है उनके और उनके परिवार को। कितने शर्म की बात है देशवासी के नाते कि इस तरह की भद्दी भद्दी गालियां उनको दी गई सोशल मीडिया में, और एक के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, एक का अकाउंट नहीं बंद हुआ है। ये सरकार कर क्या रही है? सेम हिमांशी नरवाल के साथ हुआ, जब उन्होंने मशविरा दिया था उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। तो आप देखिए कि किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये कौन कर रहा है? ये ट्रोल्स कौन है? ये ट्रोल आर्मी, ये भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी।
और जो भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं कर सकती है वो ट्रोल्स के द्वारा कराती है। मैं तो आपके माध्यम से पुरजोर डिमांड करता हूं कि जिन लोगों ने ट्रोल किया उस बेचारी विधवा को, जिन लोगों ने ट्रोल किया विदेश सचिव को, उनके सोशल अकाउंट तुरंत बंद होने चाहिए और उनके खिलाफ FIR होना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। तभी ये लोग समझ पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मजबूर होंगे कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और सरकार का हाथ है। सर, इसमें जब शुरुआती सूचनाएं जब आई कि सीज फायर, तो बहुत सारे निहितार्थ खोजे जा रहे हैं। कुछ ये भी निकला, अलग अलग जो हम चाहे अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया है उसमें कई खबरें आ रही हैं, कुछ अलग अलग सूचना है कि पीछे कोई बहुत बड़ी सूचना अमेरिका के हाथों लगी थी और कहीं वो इस तरीके से कि लाखों लोग मारे जाएंगे। इसे कैसे देखा जाए? इसके पीछे क्या आप सोच रखते हैं? एज ए पूर्व विदेश मंत्री के नाते आपका क्या इसको लेकर थॉट है? देखिए, अब ट्रंप का जो बयान था कि मिलियंस विल बी किल्ड, लाखों लोग मारे जाएंगे, तो लाखों लोग किस परिस्थिति में मारे जाते हैं? लाखों लोग बुलेट से नहीं मारे जाएंगे, लाखों लोग एक ही परिस्थिति में मारेंगे कि पाकिस्तान हमारे ऊपर न्यूक्लियर बम गिरा देता, तभी लाखों लोग मरते हैं। तो क्या स्थिति ये आ गई थी कि पाकिस्तान हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने वाला था? अमेरिका और ट्रंप के मुताबिक हाँ, उसका जवाब है हाँ। नहीं तो ट्रंप ने यह स्टेटमेंट नहीं दिया होता कि मिलियंस विल बी किल्ड। तो ये स्थिति आई, इसके बारे में हमारी सरकार को, देश की जनता को देखना चाहिए, तो विश्वास में लेना चाहिए। इसको लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके बारे में सरकार को हमें विश्वास में लेना चाहिए। भारत के विपक्षी दलों को, भारत के संसद को, भारत के नागरिकों को विश्वास में लेना चाहिए। ये एक ऐसा मौका था जब श्रीमान मोदी जी को देश के सामने आना चाहिए था और देश की जनता को संबोधित करना चाहिए था। ये एक ऐसा मौका था जब स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन बुलाना चाहिए था और वहां पर सब बातों का खुलासा करना चाहिए था। लेकिन मोदी जी ऐसा करते नहीं हैं, मन की बात ही करते हैं, केवल जन की बात तो करते नहीं हैं। तो बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न आज हैं और जब तक इनका खुलासा नहीं होगा, सबसे खतरनाक है कि क्या हम बिल्कुल न्यूक्लियर वॉर के कगार पर आ गए थे। और आपको याद होगा कि ये न्यूक्लियर जो वेपन्स थे वो तो अटल जी के समय बने और उस समय एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन हुआ। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बाज़ाब्ता कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अडॉप्ट किया। उस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में साफ लिखा हुआ है कि भारत पहले न्यूक्लियर वेपन से किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, नो फर्स्ट यूज। लेकिन अगर कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो हम उसकी हस्ती मिटाने का काम करेंगे। और जाहिर है कि पाकिस्तान हमारे ध्यान में था क्योंकि उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है। लेकिन आज क्या हो गया उस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का? क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि वही न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है कि कोई नया मोदी डॉक्ट्रिन आ गया इस मामले में भी कि हमारे ऊपर आक्रमण होगा तब भी हम नहीं करेंगे आक्रमण? क्या हुआ क्या? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इतने सारे अनुत्तरित प्रश्न हैं जिनका खुलासा सरकार को करना चाहिए, प्रधानमंत्री को करना चाहिए। तत्काल अगर वो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं तो उसमें करना चाहिए, पार्लियामेंट का सेशन बुला के करना चाहिए, देश के नाम संबोधन करके करना चाहिए और प्रधानमंत्री को करना चाहिए। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री ऐसा करें ना करें, प्रधानमंत्री को देश के सामने आके और इन बातों का खुलासा करना चाहिए। डिड वी कम क्लोज टू ए न्यूक्लियर कन्फ्लैग्रेशन विद पाकिस्तान? ये बहुत गंभीर मुद्दा है ना, इससे गंभीर दूसरा मुद्दा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं सर आपके दौर का, खासकर अटल जी का एक वक्तव्य आप सुनिएगा, आप हैं उसमें। युद्ध चल रहा था, अटल जी तो राष्ट्रपति लिंकन ने मुझे बुलाया न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में। राष्ट्रपति क्लिंटन ने
और उन्होंने कहा कि यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ गए हैं, आप भी आ जाइए, दोनों मिलकर बैठिए, हम सवालों को तय करेंगे। हमने कहा जब तक पाकिस्तान के कब्जे में भारत की 1 इंच भूमि है तब तक मैं बात नहीं करूंगा। और मैं अमेरिका नहीं गया, अमेरिका के दबाव में नहीं आया। सवाल सर वही है जो हम लोग, मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा कि ऐसी मजबूरी, आपने उसमें कहा कि कुछ न्यूक्लियर जो उसकी उपयोग की बात आप कर रहे हैं, तो ये तो है ही। इसके साथ साथ जो आईएमएफ में हमारा रोल था, आप देखिए इन सब के बीच चलते जो हमारा संघर्ष चल रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच, इस बीच में उनको एक बड़ी जो कर्ज का एक हिस्सा मंजूर हो गया, 20,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए उस पे। तो वो जो वहां पर ये निकल कर आया कि हम केवल शायद वॉकआउट करके बाहर आ गए। क्या और कुछ भी इसमें हो सकता था? एज ए आप पूर्व वित्त मंत्री भी हैं, विदेश नीति आप बेहतर तरीके से आप विदेश मंत्री के नाते जानते हैं, तो कूटनीतिक और अर्थ नीति के तौर पर कहीं कुछ कितनी विफलता है, आप कहां क्या देखते हैं? और खासकर इस मसले पर जरूर टिप्पणी कीजिएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो वो लोन हासिल करने में इन सब के बीच में सफल हो गए, इस पे एक प्रतिक्रिया। अच्छा हुआ आपने ये मुद्दा उठाया कि जब भारत और पाकिस्तान में जंग छिड़ी हुई थी तभी ये मुद्दा आया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में ये पास हो गया। पाकिस्तान को जो राशि मिलनी थी वो मंजूर हो गई, और उसका जो फर्स्ट ट्रांच था, पहली किश्त, वो रिलीज भी कर दी गई। sure. भारत ने एब्सटेन किया। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में खिलाफ वोट देने की परंपरा नहीं है। मैक्सिमम आप जो कर सकते हैं वो ये कि आप एब्सटेन कर जाइए। तो भारत ने एब्सटेन किया, ठीक है। लेकिन इसमें जो नोट करने वाली बात है संजीव जी, वो बात ये है कि हमारे साथ एक भी दूसरा देश एब्सटेन नहीं किया। हम बिल्कुल अकेले पड़ गए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के कोष में, और उस समय अकेले पड़ गए जब पाकिस्तान के साथ हमारी जंग छिड़ी हुई थी। अब हर भारतीय नागरिक की तरह मैं भी इसमें विश्वास करता था कि मोदी जी का डंका बज रहा है विश्व में। चारों तरफ वो जाते हैं तो दुनिया उनकी बात सुनती है। ये कहा गया बीजेपी के द्वारा कि जब मोदी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। लेकिन इस मुद्दे पर एक भी दूसरा देश हमारे साथ खड़ा नजर नहीं आया। दूसरी बात की ये जो जंग हुई पाकिस्तान के साथ, इसमें टर्की, तुर्की, अजरबैजान, इस तरह के देश पाकिस्तान के साथ साफ खड़े नजर आए। चीन का समर्थन बिल्कुल स्पष्ट था पाकिस्तान को। भारत के साथ कौन खड़ा हुआ? ये जो 4 दिन की जंग हुई पाकिस्तान के साथ, उसमें भारत के साथ कौन खड़ा हुआ? एक भी देश खड़ा नहीं हुआ। यहां तक कि नेपाल ने भी कहा कि संयम बरतो, इसको आगे मत बढ़ने दो। तो दक्षिण एशिया के देश हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश है, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। ये एक बड़ी सबक देश को सीखने को मिली है इस पूरे प्रकरण में, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है, अकेला पड़ा हुआ है। मालदीव्स तक ने हमारा समर्थन नहीं किया, श्रीलंका ने हमारा समर्थन नहीं किया, नेपाल ने हमारा समर्थन नहीं किया, बांग्लादेश की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इस स्थिति दुर्गत को हम क्यों प्राप्त हुए हैं आज, जबकि मोदी जी का डंका बज रहा है, वार रुकवा दी पापा। जबकि मोदी जी यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं तो पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं रुकवा सकते थे। कोई दूसरा देश नहीं खड़ा हो सकता था, नहीं खड़ा हुआ। ये
एक टेक अवे है फ्रॉम ऑल दिस जो कि बहुत ही गंभीर है, और इस पर हमको लगता है कि भारत सरकार को और हमारे पूरे तंत्र को, जिसमें मैं विपक्ष को भी शामिल करता हूं, उनको इस पर गंभीर रूप से सोचना पड़ेगा कि भारत अलग थलग क्यों पड़ गया, ऐसी कौन सी गलती हमने की। जिस तरह मोदी जी एक्टिव रहे हैं फॉरेन पॉलिसी में, जिस तरह उन्होंने विदेश मंत्रालय की भूमिका को गौण कर दिया अपने 10-11 साल में, उसके बाद यही नतीजा निकला कि हम अकेले अलग थलग पड़े हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये मैं मानता हूं कि बहुत ही गंभीर मसला है जिस पर देश को चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, एक 2-3 चीजें हो रही है। एक तो इंदिरा जी को स्मरण किया जा रहा है इस मौके पर। दूसरी चीज, राहुल गांधी जी द्वारा जो संसद में एक वक्तव्य दिया गया था कि चीन और पाकिस्तान बहुत तेजी से पास चले आ रहे हैं। आपने भी गिनवा दिया कि हमारे साथ ना श्रीलंका है, ना हमारे साथ मालदीव है, ना हमारे साथ नेपाल है, हमारे सारे पड़ोसी। और जो चीन, ऐसा मुल्क जिसको लेकर बड़ी बातें रही हैं, हमने देखा है मोदी जी का एक दौर किस तरीके से वो झूला झुलाने वाले दृश्य भी देखे और बार बार यात्राएं और तमाम चीजें हुई हैं। तो वो ये जो ना सबक लेना, एकला चलना, अपने विपक्ष को बिल्कुल इग्नोर करना, क्या वजह आप इसमें देखते पाते हैं कि आप यदि वक्त रहते कुछ नसीहतें या कुछ मशवरों को मानते, बड़ा दिल दिखाते, या आप चलिए उनको आगे ना करके लेकिन अपने स्तर पर करते, तो शायद कुछ आज इतने बुरे हालात ना होते कि बिल्कुल अलग थलग पड़े। इस पे एक प्रतिक्रिया सर। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मोदी जी किसी को भी विश्वास में लेना उचित नहीं समझते हैं, पार्टी के भीतर नहीं समझते हैं, विपक्ष की भूमिका को नहीं समझते हैं, देश में दूसरे लोग जो हैं उनकी भूमिका को नहीं समझते हैं, और पता नहीं कहां से किसने उनको ये पाठ पढ़ाया कि आप विदेश यात्राएं कीजिए, सैकड़ों करोड़ रुपया देश का खर्च कीजिए, विदेश नीति को देश की जो आंतरिक नीति है उसका एक हिस्सा बना दीजिए, वहां पर जाकर एनआरआईज की मीटिंग कीजिए प्रवासी भारतीयों को, और दूसरे देश जहां आप गए थे उनके साथ बातचीत में क्या हासिल हुआ उसका जिक्र नहीं करके आप जो भाषण देते हैं प्रवासी भारतीयों के सामने उसी का खूब प्रचार कीजिए, गलबहियां लगाइए लोगों को। तो ये सारी चीजें जो थी वो मोदी जी ने समझा कि यही सम टोटल है हमारी विदेश नीति का। और मुझे याद है संजीव जी कि मैं लगातार ये कहता रहा कि आप कितने भी बराक बराक कर लो बराक ओबामा को, कितने भी फर्स्ट नेम टर्म्स पर आ जाओ, कितने भी हग कर लो दूसरे लोगों को, वो जब अपनी पॉलिसी बनाएगा तो अपने देश की हितों की रक्षा करने वाली पॉलिसी बनाएगा। भारत के लिए पॉलिसी नहीं बनाएगा, वो अपने देश के लिए पॉलिसी बनाएगा। तो अच्छा है कि हम दूसरे मुल्कों के प्रतिनिधियों के साथ अच्छा संबंध रखें व्यक्तिगत स्तर पर, लेकिन उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर नहीं पेश करें कि भाई वो हमारे ही हो गया, हमारे साथ खड़ा रहेगा बराबर। और इसमें अगर किसी प्रमाण की आवश्यकता थी तो आज हमको प्रमाण इसका मिल गया। जिस तरह मोदी जी ने दुनिया के दूसरे देशों के नेताओं को गले लगाया है, उनके साथ नजदीकी बढ़ाई है, मुझे नहीं लगता है कि किसी और प्रधानमंत्री ने ऐसा किया है देश के। लेकिन वो सब प्रधानमंत्री अलग थलग नहीं पड़े थे जिस तरह आज मोदी जी अलग थलग पड़े हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और ये देश के लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल, देश के लिए चिंता का विषय। सना साहब, इसमें एक हम देख रहे हैं कि हमारी सेना के हमने पराक्रम को देखा, 4 दिनों में उसने वो करके दिखाया, मतलब जिसको लेकर हम सदा गर्व किया करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन अब जो हुआ उसके बाद उनके चेहरों पर अवसाद भी नजर आ रहा है। मैंने जैसे शुरू में भी कहा था, पढ़ रहे हैं आप उस अवसाद को? देखिए, मैं सेना को इसमें नहीं घसीटना चाहता हूं। सेना हमारी शुरू से बिल्कुल अपॉलिटिकल, गैर राजनीतिक रही है। उसने देश की राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं रखा है। हमारी देश की सेना एक बिल्कुल प्रोफेशनल आर्मी रही है, और ये हमारी सबसे बड़ी ताकत रही है। हमारे प्रजातंत्र की अगर कोई बड़ी ताकत रही है तो ये रही है कि हमारी सेना टोटली अपॉलिटिकल रही है।
बांग्लादेश में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, कहीं पर भी हमारे आसपास पास पड़ोस में सेना की वो भूमिका नहीं रही है तारीफ काबिल जो भारतीय सेना की रही है। तो सेना को हम इस डिस्कशन से बाहर रखें तो अच्छा है। मोदी जी ने सेना को खुली छूट दी थी, सेना ने अपना पराक्रम दिखा दिया, और जब सीज फायर हुआ तो सेना को उसको स्वीकार करना था, सेना ने उसको स्वीकार किया, और ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि सिविलियन अथॉरिटी जो है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड अथॉरिटी जो है हमारे देश में, वो सेना के ऊपर है। संविधान से हम सब गाइड होते हैं, और मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है भारतीय सेना की कि उन्होंने आज तक राजनीति में कोई रुचि नहीं दिखाई है, अलग थलग रहे हैं, और जो सिविलियन अथॉरिटी का आदेश हुआ है उसका पालन करने का उन्होंने काम किया। सर, रक्षा मंत्री जी का कल एक हमने बयान देखा। कल वो जो ब्रह्मोस का जो हम लखनऊ में शुरुआत हुई है वहां, उसमें वो एक कार्यक्रम में थे और इसी माध्यम के थे जिस माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने एक बात कही कि हमने जो पहलगाम में आतंकवादी हमले के शिकार लोग थे उनको उनका बदला ले लिया है, उनको न्याय दिला दिया। इस तरीके का उनके जो भाषण का ध्वनि थी। अब जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुरुआत हो गई है, उनका ये कहना है, चूंकि मैं आप राजनीतिक भी हैं तो मैं उस नाते सवाल करना चाह रहा हूं कि बीजेपी कह रही है कि हमने 100% जो हमारा एक ऑपरेशन था वो सफल हो गया। इस पे एक टिप्पणी आपकी। देखिए, हम सेना को अलग रखते हुए इतना ही कहेंगे कि सेना का जो शौर्य है, सेना की जो सफलता है, राजनेता उस सफलता को हथियाने की कोशिश ना करें। ये सबके लिए बेहतर होगा। और राजनाथ सिंह ने जो कहा उससे भी ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर तो योगी जी ने कहा। योगी जी आजकल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते उत्तर प्रदेश की कम बात करते हैं और देश की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है उसकी ज्यादा बात करते हैं। और ये भी एक इंडिकेशन देता है, एक इशारा करता है कि उनके मन में क्या है भविष्य के लिए। तो खैर छोड़िए, वो बीजेपी के अंदर की बात है। मैं इतना ही कहूंगा कि पूरा जो मैंने देखा उसमें योगी जी को ज्यादा दिखाया गया, राजनाथ सिंह को कम दिखाया गया, और राजनाथ जी ने जो बयान दिया कि हमने बदला ले लिया। अब सूत्रों के हवाले से खबरें हैं सर। अब आपने जैसे कहा कि प्रधानमंत्री जी को देश के सामने आना चाहिए, स्थितियों को साफ करना चाहिए। अभी तो यही आ रहा है सूत्रों के हवाले से कि इसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। अब ये भी आ गया प्रधानमंत्री जी की ओर से, सूत्रों के हवाले एजेंसीज लिख रही हैं कि गोली चली तो गोला दागेंगे। इसे कैसे, इस पे क्या कहिएगा आप? मतलब ठीक है, लेकिन ये चीजें देखिए, तुकबंदी से अगर सरकार चलती ही तो कोई भी सरकार चला लेगा जिसको तुकबंदी आती है। मोदी जी की खासियत रही है कि वो तुकबंदी से सरकार चलाना चाहते हैं। उधर से गोली चलेगी तो इधर से गोला चलेगा, ये तुकबंदी ही है ना। फिर ये कहने की क्या जरूरत है? करके दिखाओ ना, करके दिखाओ, जब मौका आएगा तब। पहले से इस तरह का भाषण देना मैं मानता हूं कि रणनीति के दृष्टिकोण से सही नहीं है। अपनी ताकत का अंदाज हमारी सेना ने पाकिस्तान को करा दिया है। तो आप अभी सीजफायर मान चुके हैं तो बात को वहां छोड़ दीजिए। अब आगे आप कहिए कि ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, जब मौका आएगा तो करके दिखा देना यार। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने ये कहा, मैं सेना को इतर रख के बात करूंगा, नहीं उस पर टिप्पणी चाहूंगा आपकी। लेकिन क्या ये लोग जो इनकी फितरत है, खार क्या प्रधानमंत्री जी भी आपने देखा था मधुबनी से उन्होंने ऐलान किया, वो सबने देखा कि चुनाव इसी साल होने वाले हैं, उस मंच से हुआ। तो क्या ये लोग इससे मसले को, इस मुद्दे को आने वाले वक्त में आपको लगता नहीं है कि छोड़ेंगे?
जो इनको सूट करेगा उस अकॉर्डिंग ये इसको भुनाने की कोशिश नहीं करेंगे? दरअसल देखा जाए तो इस बार भुनाने को कुछ है नहीं, और अगर आप और हम देश के लोगों का मूड समझते हैं तो ये भी हमने महसूस किया होगा कि इस बार मोदी जी की बात पिट गई। इस बार लोग मोदी जी के आचरण से खुश नहीं हैं। लोगों को लगता है कि मोदी जी ने हमारे देश को लेट डाउन किया है, नीचा दिखाने का काम किया है। और अगर हमने नीचा नहीं देखा होता तो पाकिस्तान में जश्न नहीं मनता होता। तो इसलिए मोदी जी के इमेज को इस पूरे प्रकरण में बहुत गहरा धक्का लगा है। और मैंने कल कहीं कहा था कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ हिज एंड, क्योंकि लोग नाराज हैं। लोग बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं है जो कुछ हुआ है इस देश में, और जिस तरह सीज फायर हुआ है। उससे लगता है ना कि भाई भारत अमेरिका के दबाव में आ गया, नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप क्यों करते हैं सीज फायर की घोषणा? क्या कोई 100 मीटर का रेस था जिसमें वो फर्स्ट हो गए और पहले घोषणा कर दी? तो मोदी जी का जो इमेज उन्होंने बनाया था कि बहुत ही शक्तिशाली व्यक्तित्व हैं और उन्होंने सबको झुका दिया अपने सामने, तो ऐसा लोगों को लगा कि ऐसा नहीं है सही। और इंदिरा गांधी का याद आना लाजमी है इस समय, क्योंकि उन्होंने न केवल अमेरिका के दबाव को झेला, बल्कि अमेरिका ने 7th फ्लीट भेज दिया था बे ऑफ बंगाल में 1971 में। उससे भी वो महिला नहीं डरी, और 2 टूक उन्होंने निक्सन को बता दिया कि उनका हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है और भारत अपना फैसला खुद करेगा। और ये भारत की विदेश नीति की का बहुत बड़ा मूल मंत्र रहा है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हम अपने फैसले रणनीति के क्षेत्र में खुद करेंगे, किसी दूसरे देश के दबाव में आकर नहीं करेंगे। और इस बार तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि हमने दूसरे देश के दबाव में आकर काम किया, नहीं तो ट्रंप क्यों घोषणा करते हैं सीज फायर की? बिल्कुल। सर, आपने एक बड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि आप ये देख या पा रहे हैं कि मोदी जी के राजनीतिक अंत का वक्त आपको नजर आ रहा है, और इन सब के बीच में जो देश की स्थितियां हैं, विपक्ष जो चीजें मांग कर रहा है, अभी जो तात्कालिक होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए कि एक सर्वदलीय बैठक की मांग उठी हुई है, दूसरा कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। क्या आपको इस मोर्चे पे क्या नजर आता है कि जो मोदी जी या उनकी सरकार का जो रवैया है कैसा रहने वाला है? क्या नजर आता है इस बारे में आपको? नहीं होने वाला है, इसमें से कोई भी चीज नहीं होने वाली है। देखिए, मोदी जी को देश को विश्वास में लेने के लिए उनको देश की जनता को संबोधित करना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, उनको सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए था, वहां पर सारी बातों को स्पष्ट करते, उसमें जो बातें बाहर आ सकती थी वो बातें बाहर आती। तीसरा, उनको संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए था, जहां पूरी चर्चा होती इन सब बातों के ऊपर, और देश की जनता को सूचित किया जाता, देश की जनता को विश्वास में लिया जाता। कम से कम ये 3-4 चीजें तो जरूर होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई ना, और नहीं होंगी, क्योंकि मोदी जी के स्वभाव में ही ये नहीं है कि वो इस तरह का आचरण करें। वो मन की बात करेंगे किसी दिन और कुछ बताएंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? सरकार की तरफ से संवाद एक तरफा क्यों है इतने गंभीर मुद्दे पर? किसी को तो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था। आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को आपने छोड़ दिया कि वो जहां तक उनका सवाल है वो उसके बारे में बात करें, लेकिन जो राजनीति है ये पूरी, जो इसका इंटरनेशनल एक
परिप्रेक्ष्य है, बैकग्राउंड है, उन सब के बारे में कौन बात करेगा? प्रधानमंत्री करेंगे, विदेश मंत्री करेंगे, रक्षा मंत्री करेंगे, गृह मंत्री करेंगे, यही लोग ना है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सदस्य, फाइनेंस मिनिस्टर को के साथ। तो ये क्यों नहीं सामने आते हैं? बड़ा सवाल ये तो बहुत सब उस समय चुन चुन के मारेंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, इन तीन कर देंगे। अब कहां सटके हुए हैं अमित शाह? चुन चुन के मारेंगे, कहां सटक गए? क्यों नहीं इनको मुंह से आवाज निकल रही है? और कहां थे वो जब वो घटना घटी पहलगाम में? 1.5 घंटा लगा घायलों को पिकअप करने में। 2000 टूरिस्ट वहां पर थे, प्रशासन का एक बंदा नहीं था, एक सिपाही नहीं था। इस पर क्या गृह मंत्री को तत्काल इस्तीफा नहीं देना चाहिए? बिल्कुल सर। अब तो ये भी एक बात हो रही कि एक कैलकुलेटिव था। ठीक है, आप जैसे आपने कहा नहीं आ रहे हैं ना प्रधानमंत्री जी सामने आ रहे हैं, ना उनके जो बाकी सहयोगी हैं काबीना के वो लोग आ रहे हैं, सेना आ गए। अब आज की तारीख में जैसे हम मिस्री साहब की बात की, उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, तो कहीं ये भी बात हो रही कि कैलकुलेटिव था सारा कुछ। ऐसा भी एक अब कहीं जो मन में शंकाएं उठती हैं, उत्पन्न होती हैं, वो भी कहीं है कि ये शायद हमारे जो हुक्मरान है जान रहे थे शायद। तो इसके तहत कुछ ऐसा कुछ हम देख सकते हैं, मान सकते हैं, माना जाना ठीक है नहीं है, इस पे एक प्रतिक्रिया सर। नहीं, मैं क्या प्रश्न क्या था आपका? मैंने सर ये प्रश्न था मेरा कि हमने टोटली सेना हमारी आगे थी और बड़ा अच्छा लगा था। वो मिस्री साहब तो थे ही थे, फिर हमारी वो जो कर्नल सोफिया कुरैशी थी या जो व्योमिका सिंह थी जो आ रही थी, हम विंग कमांडर, बढ़िया एक देश में अलग संदेश जो आ रहा था। लेकिन इन सबके बीच में जिस तरीके से सीज फायर हुआ सारू, आज वो हीरो के तौर पर सामने थे, विलेन के तौर पर उन्हें प्रस्तुत हो गए। तो कहीं कैलकुलेटिव था ये सब, ये कहीं हमारे जो हुक्मरान है उन्हें कहीं ये चीज का इल्म था कि ऐसे हालात बने तो हम पीछे रहेंगे, वही आगे रहेंगे। ये भी ये एक मन में शंकाएं हैं देशवासियों, इस पे एक आपका नोट। देखिए, अगर उनको आगे किया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि बहुत सारी डिटेल की बातें थी जो उनको करना चाहिए था। लेकिन इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है, और उस पॉलिटिकल एंगल को कवर करने के लिए समय समय पर 4 दिन में जो जंग चली उसमें कम से कम 2 दिन, 1 दिन किसी राजनेता को सामने आने, सरकार के किसी मंत्री को सामने आना चाहिए था, प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए था, और राजनीति के दृष्टिकोण से बताना चाहिए था देश को कि क्या हो रहा है। उन्होंने तो मैं आर्म्ड फोर्सेस के दृष्टिकोण से बता दिया, विदेश नीति के दृष्टिकोण से बता दिया, लेकिन राजनीति को कवर करना उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। वो जिम्मेदारी कैबिनेट के ऊपर थी, प्रधानमंत्री के ऊपर थी, और उनको सामने आकर और उनके सहयोगियों को सामने आकर, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के लोगों को सामने आकर ब्रीफ करना चाहिए था। ये एक परंपरा रही है। और मैं जानता हूं, क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जब मीटिंग होती है तो उसके प्रवक्ता कौन है? उसके प्रवक्ता विदेश मंत्री हैं। विदेश मंत्री को नहीं सामने आए? विदेश मंत्री को सामने आना चाहिए था। तो यह सब ऐसा नहीं हुआ। पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो था इस कॉन्फ्लिक्ट का, वो बहुत बुरा रहा। बिल्कुल, मैं 2-3 सवाल में खत्म करूंगा सर, काफी वक्त आपका ले चुका हूं। एक तो सवाल मेरा बहुत महत्वपूर्ण यह है कि सीज फायर हो गया है, हमारा जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया में चाहे हम जम्मू कश्मीर चले जाएं या हम और भी हमारे जो पाकिस्तान से लगे क्षेत्र हैं, बहुत बर्बादी भी हुई है। हमारा जनहानि तो कम हुई है, लेकिन जो माल की हानि जो है बहुत ज्यादा हुई है और खूब मांग हो रही है लगातार। उस दिशा में आपको क्या लगता है, क्या त्वरितता दिखानी चाहिए उन लोगों के जो बॉर्डर एरिया पे हैं, उनको मरहम लगे, उनका जो नुकसान हुआ है कुछ हम कर पाए उनके लिए, इस पे एक। और दूसरा एक के साथ साथ कि जो शहीद का दर्जे की भी मांग उठी थी, जो मारे गए पहलगाम में, पाकिस्तान तो बार बार शहीद कहता है, उनके जो आतंकवादी मारे गए, हमारे यहां सिविलियंस मारे गए, निर्दोष सिविलियंस, कोई बात नहीं हो रही, इस पे एक नोट सर। पहले तो जो बॉर्डर पर नुकसान हुआ है, मुझे लगता है कि सरकार को इसकी भरपाई करनी चाहिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, दोनों को मिलकर इसकी भरपाई करनी चाहिए। मैं उन बॉर्डर एरियाज में गया हूं और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वो लोग बहुत दुखी होते हैं इस बात से कि जब गोलाबारी होती है तो उनके ऊपर गोलाबारी होती है,
उनका नुकसान होता है। अब वो लोग तो भाग के किसी तरह बंकर में छुप के अपनी जान बचाते हैं, लेकिन मवेशी का क्या होगा? मवेशियों का, घरों का बहुत नुकसान होता है। इस नुकसान की भरपाई जितनी भी हुई है इस दरमियान, उसका मुआवजा सरकार को देना चाहिए उन सब नागरिकों का। उनका दोष नहीं है कि वो वहां रहते हैं जहां वो रहते हैं, बल्कि मुझे याद है कि एक महिला ने हम लोगों से कहा कि हमारा क्या दोष है कि हम यहाँ रहते हैं, और तुमको लड़ना है तो बंबई के ऊपर क्यों नहीं जाके गोलाबारी करते हो, हमारे ऊपर ही क्यों होता है? तो इसलिए उनके घाव पर मरहम लगाने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू और कश्मीर की सरकार और भारत सरकार मिलकर ये काम करेगी। नंबर 2, जो आपने कहा कि एक प्रश्न था ना, सेकंड, शहीद का दर्जे की बात उठी थी, मांग उठी थी। शहीद के दर्जे की, जी जी, शहीद के दर्जे की मांग होती है, जायज मांग है। शहीद का दर्जा उनको देना चाहिए, क्योंकि उनका कसूर नहीं था कि वो मारे गए, हमारा कसूर था कि वो मारे गए। और आतंकवादी हमले में इस तरह मरने वाले लोगों को बराबर शहीद का दर्जा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हमने तो ये भी देखा, अभी जम्मू कश्मीर से मांग उठी थी कि आपने ऑपरेशन सिंदूर चला दिया, लेकिन हमारे साथ जो हुआ उसके लिए क्या ऑपरेशन चलाइएगा? वो एक बिटिया थी जिसने अपने पिता को खोया, बड़ी द्रवित करने वाली उसकी एक वो थी। बहरहाल, मैं एक दूसरा सवाल सर ये करूंगा कि मैं आपसे जब मई 2024 में एग्जिट पोल आया था, उसके बाद आपसे मैंने एक इंटरव्यू किया था और आपने बहुत बेबाकी से स्पष्ट तौर पे कह दी थी, कुछ भी हो एग्जिट पोल, मोदी जी सत्ता से बाहर हो रहे हैं, बीजेपी को अपने दम पर नहीं बहुमत मिल रहा है। बड़ा सटीक और सटायर बैठा था। अब जो कुछ संदर्भ हैं, अब अगर हम देखिए, इसके बाद दुनिया तो चलेगी, देश तो चलेगा, सारा कुछ है, और आगे भी कुछ दिनों में जो हमारे देश की फितरत है या जो हमारी एक मस्तिष्क पटल पर बहुत दूर तक देर तक रहता नहीं है, सब चीजें धीरे धीरे सामान्य होने लगेंगी। चुनाव बिहार दिख रहा है सबसे पहले, अगले साल और भी राज्य हैं, तो क्या भविष्य देख रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भविष्य पर बहुत बड़ा दांव लगा है इस पूरे घटनाक्रम के बाद। इस पे एक प्रतिक्रिया आप दीजिएगा तो बड़ी आपकी कृपा हो। देखिए, जहां तक पिछले लोकसभा के चुनाव का सवाल है, तो सरकार तो उनकी बन गई, आपने अकेले के दम पे नहीं मिलेगी, ये कह दिया था आपने, अकेले के दम पे नहीं मिलेगी। एग्जिट पोल आपका था, मुझे याद है, मैंने उसी को हेडलाइन नहीं, तो मैं गलत इस तरह हो गया कि मैं उम्मीद करता था कि वो 303 से 240 पर आए ना, तो मुझे उम्मीद थी कि 220 के आसपास रहेंगे और इससे इनकी सरकार नहीं बनेगी। तो मैं गलत हो गया जहां तक 540-42 में 20 सीटों का सवाल है। इस बार मुझे लगता है कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इसमें मोदी जी की छवि को बहुत गहरा धक्का लगा है। आज देश की जनता उनसे नाराज है। अगर विपक्ष ने सही ढंग से अपनी भूमिका निभाई तो बिहार के चुनाव में मोदी जी, एनडीए और नीतीश कुमार की हार होनी चाहिए। ये शुरुआत होगी मोदी जी की हार की। क्यों? मोदी जी की ताकत क्या है? मोदी जी की ताकत एक ही है कि वो सब चुनाव जीत जाते हैं। अब तो उसके बारे में बहुत कुछ होता शुरू हो गया कि ईवीएम्स का क्या भूमिका इसमें है और क्या क्या है, लेकिन जो भी जिसकी भूमिका हो, विपक्ष को सतर्क रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, एकजुट रहना पड़ेगा, अपने जो उनका कम्युनिकेशन है उसको ठीक करना पड़ेगा, एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन देश की बिहार की जनता के सामने रखना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि एक बार फिर बिहार से बदलाव की शुरुआत होगी, बिहार के चुनाव से। एक टिप्पणी में और भी चाहूंगा आपकी, आप भारतीय जनता पार्टी में रहे, बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रहे हैं, आपने सरकार के साथ साथ संगठन में भूमिकाएं निभाई हैं, आपने संघ को बहुत करीब से देखा है, जाना है, उसकी वर्किंग जानते हैं। तो अब जो वक्त है, 75 के होने वाले हैं मोदी जी, उन्होंने मार्गदर्शक मंडल बनाया था, तो क्या है माकूल वक्त आपको, आपने कहा भी कि अब उनके राजनीतिक अंत का समय है, तो ये संघ की ओर से आपको दिखता है कि कुछ संभावनाएं देख रहे हैं आप, क्या अपना उसको लेकर क्या आकलन है? इस पे एक आपकी प्रतिक्रिया। संघ को अगर ये साबित करना है कि वो मोदी जी के मातहत नहीं बल्कि मोदी जी से स्वतंत्र होकर काम करती है, तो उनको
इंसिस्ट करना चाहिए, इस बात पर जोर देना चाहिए कि जैसे उन्होंने 75 साल के नियम को हम सबके ऊपर लागू किया, उसी तरह 75 साल का नियम वो स्वयं के ऊपर लागू करें और अब विश्राम करें। अब वो विश्राम करें, ये दिखाएगा कि संघ की ताकत बरकरार है और संघ मोदी जी के सामने झुका नहीं है। अंतिम प्रश्न सर मेरा वहीं आके होगा जो हम जहां से शुरुआत की थी, भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम जो हुआ, तो इसमें फाइनली आप क्या देख रहे हैं? भारत ने क्या पाया, क्या खो दिया और पाकिस्तान क्या पा गया? आपने एक तो इंडिकेट किया ही कि वो दौड़ थी जिसमें 3 ही लोग दौड़ रहे थे, अमेरिका फर्स्ट आ गया, पाकिस्तान सेकंड और हम तीसरे नंबर पर रह गए, जो हमें नंबर 1 आने की उम्मीद थी। तो इस पे समाप्त करूंगा, आपकी प्रतिक्रिया इस पर। देखिए, जब भारत और पाकिस्तान की बातचीत आती है ना, तो एक मैसेजिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे कश्मीर मसले का अंतर्राष्ट्रीयकरण फिर हो गया। ये बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थितियां पैदा हो गई। ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात हुई है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है कि भाई कौन जीता कौन हारा। अब 71 में ये कोई नहीं कह सकता था कि पाकिस्तान जीत गया, भारत हार गया। कारगिल कोई नहीं कह सकता था कि हम हार गए, पाकिस्तान जीत गया। लेकिन इस बार पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है और भारत में कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि हमें बीच में ही रोक दिया गया। जो हमारी सेना को एडवांटेज मिला था वो उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं ले जाने दिया गया और हमने सीज फायर स्वीकार कर लिया। इस तीसरे पार्टी के हस्तक्षेप से सीज फायर स्वीकार हुआ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के आग्रह पर नहीं, ट्रम्प के आग्रह पर। नंबर 2 कि पाकिस्तान में एक फीलिंग है कि पाकिस्तान जीत गया, उसके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। नंबर 3 कि अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया कश्मीर के मुद्दे का और हमें अपनी पूरी ताकत आने वाले दिनों में लगानी पड़ेगी कि ऐसा नहीं हो। मजबूती के साथ हमें ट्रम्प को कहना पड़ेगा कि नहीं, आपकी मध्यस्थता हमें स्वीकार नहीं है। आने वाले दिनों में मैं ये चुनौतियां देख रहा हूं भारत की विदेश नीति के सामने और मैं आशा करता हूं कि सरकार खड़ी होगी और इन मुद्दों पर मजबूती दिखाएगी और अमेरिका को बताएगी 2 टूक कि हम इस रास्ते नहीं चलने वाले हैं। भारत का जो रास्ता रहा है 1972 के बाद से, हम उसी रास्ते चलेंगे। ठीक सर, एक चीज और छूट रही है, मैं वो नहीं रहेगी तो ठीक नहीं होगा। यूएनएससी जाने का हमारा एक निकल कर आया कि हम यूएनएससी जाएंगे सबूतों के साथ। इस पर भी सर एक छोटी सी आपकी प्रतिक्रिया, जो आप चाहें, क्योंकि हम नेहरू जी को बड़ा वो कहते हैं कि नेहरू जी ने बड़ी गलतियां की, लेकिन यहां पर अब इस मामले को लेकर यूएनएससी जाना ठीक हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। नेहरू जी ने गलती करी कि वो यूएनएससी गए 1947-48 में। हम इस बार यूएनएससी में नहीं हैं, हम सदस्य नहीं हैं। पाकिस्तान सदस्य है यूएनएससी का, तो इसलिए इसमें हम यूएनएससी के पास क्यों जाएं? और यूएनएससी की भूमिका बची क्या है? आज यूएनएससी की भूमिका बची है क्या जो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है? यूएनएससी की भूमिका बची है क्या जो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में युद्ध हो रहा है? यूएनएससी की भूमिका बची कहाँ है कि उसको हम जबरदस्ती खींच के लाएं और इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करें अपने बायलैटरल मुद्दे का? तो ये जो भी सोच है इसको तुरंत वहीं खत्म करना चाहिए। दूर दूर तक यूएनएससी में जाने की बात भारत को नहीं सोचनी चाहिए। यशवंत सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आपने बहुत सारा वक्त दिया और बहुत सारे जो प्रश्न देश के मन में है, जन मानस के मन में है, मीडिया के मन में है, बहुत कुछ आपने उसको लेकर जो आपका अपना दीर्घ अनुभव है, आपने जो सरकार में सेवाएं दी हैं, आप जो तमाम पदों पर हैं, उसका पूरा निचोड़ आपने हमारे दर्शकों के सामने रखा। पुनः धन्यवाद, पुनः बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। आप तो यशवंत सिन्हा साहब थे। यशवंत सिन्हा साहब ने जो पूरी परिस्थितियां हैं, खासकर सीज फायर के बाद,
उसे लेकर बेबाक तरीके से अपनी राय का प्रकटीकरण किया और वे ये भी कहीं कह रहे हैं कि देश हित में अभी यही सुखद होगा, ठीक होगा कि जो गलतियां हो गई हैं उन गलतियों को निरंतर ना रखा जाए और जो कुछ हम इस मौके पर सुधार कर सकते हैं सुधार कर लिया जाए तो बहुत उचित होगा। नहीं तो आने वाला जो दौर है, वक्त है, खासकर जो हमारी अस्मिता की हम बात करते हैं उसे लेकर बहुत सारी कठिनाइयां देश के सामने पैदा होंगी। पूरी चर्चा आपने सुनी, आपकी अपनी क्या राय है? यशवंत सिन्हा जी ने बहुत बेबाकी से सारी चीजें साफ कर दी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मोदी जी का जो राजनीतिक अंत है उसे वे देख रहे हैं, करीब है, और जो कहीं इस दौर में अब उन्हें अपना जो अगर राजनीतिक अंत सुधारना है उसमें ध्वनित होता है तो कम से कम जो गलतियां हैं उन्हें सुधार लें। ये एक सुनहरा अवसर उनके पास होगा। इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा अंत में जो अनुरोध होता है कि यदि आपको चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को अगर आप ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।